नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम काव्य का सबसे प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, इन्हीं का जीवन परिचय और काव्यात्मक विशेषताएं इस विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो कोई भी कवि हो या संत हो, उसका जीवन परिचय अगर आप जान लेते हैं तो उनके काव्य को समझने में बहुत आसानी होती है और उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो फिर आपके लिए लिखना काफी सहज हो जाता है। साथ ही जब उनकी काव्यगत विशेषताओं को हम जान लेते हैं तो फिर आप उनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका लगभग सारा पॉइंट आपको मिल ही जाता है काव्यगत विशेषताओं से। साथ ही आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। हिंदी साहित्य में तुलसीदास और सूरदास के समान ही इनका भी पर्याप्त महत्व है। वे प्रेम की पीर के कवि इस नाम से प्रसिद्ध हैं। जायसी के जन्म के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। मसनवी शैली, ये शैली का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मसनवी शैली में रचित उनकी अमर कृति पद्मावत, आप जानते हैं उनका जो प्रसिद्धि के लिए जो मुख्य किताब है या मुख्य ग्रंथ है वो उनका प्रबंध काव्य पद्मावत है। तो उसी पद्मावत में साहे वक्त के साथ साथ कवि का परिचय भी दिया गया है और उसी परिचय के आधार पर यह बताया जा सकता है कि जायसी का जन्म लगभग 900 हिजरी अर्थात 1492 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। इनका जन्म स्थान जिला रायबरेली अर्थात उत्तर प्रदेश में ही रायबरेली जिला में जायस नगर था और जायस में जन्म लेने के कारण ही ये जायसी कहलाए। जायसी निजामुद्दीन औलिया के वंशज थे। आप जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया एक बहुत ही प्रमुख सूफी संत थे, तो ये जायसी उन्हीं के वंशज थे। जायसी प्रतिभा के धनी किंतु शरीर से कुरूप थे, अर्थात देखने में अच्छे नहीं थे लेकिन प्रतिभा काफी भरी हुई थी। अंत साक्ष्य के अनुसार जायसी एक नेत्र से भी विहीन थे तथा एक कान से भी रहित थे, अर्थात उन्हें एक कान से सुनाई नहीं पड़ता था और एक आंख से वो देख नहीं पाते थे। एक जनश्रुति के अनुसार शेरशाह सूरी ने इनकी कुरूपता का मजाक उड़ाया था, तब इन्होंने बड़े शांत स्वभाव से शेरशाह को जवाब दिया था कि तुम मुझ पर हंसे हो या उस कुम्हार पर अर्थात उस ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है, अर्थात मुझे किस तरह का शरीर मिला है, मुझे किस तरह का रूप मिला है, ये तो मेरे ऊपर है ही नहीं, ये तो भगवान का बनाया हुआ है। तो अगर तुम मुझ पर हंस रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम भगवान पर तो नहीं हंस रहे हो। शेरशाह इस बात से अत्यंत लज्जित हुए और इसके बाद उन्होंने जायसी का अत्यधिक सम्मान किया। अमेठी नरेश राम सिंह भी इन्हें अपना गुरु मानते थे। ऐसा माना जाता है कि अमेठी के आसपास के जंगलों में एक शिकारी के तीर लगने से जायसी का निधन हुआ। इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। अमेठी नरेश ने जायसी की यहीं पर एक समाधि बनवा दी थी जो आज तक मौजूद है। तो ये हो गया उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब उनके रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो जायसी की 6 प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, मसलनामा, कहरनामा और कन्हावत है। और आप जानते हैं जो पद्मावत ग्रंथ है ये इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है और इस महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन किया गया है। ये हो गया। अब हम लोग
इनके काव्य की विशेषताओं को एक एक करके पॉइंट वाइज जान लेते हैं। तो उनके काव्य में इतिहास और कल्पना का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। जायसी ने अपने काव्य में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। पद्मावत महाकाव्य इसी का प्रमाण है। इस काव्य का पूर्वार्ध यदि कल्पित है तो उत्तरार्ध ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इसमें रतन सेन, अलाउद्दीन, नागमती, पद्मावती आदि ऐसे ऐतिहासिक पात्र हैं तथा अन्य कुछ काल्पनिक पात्र भी है। तो आप कह सकते हैं जो पद्मावत महाकाव्य है इसमें आपको ऐतिहासिक घटनाओं के आधारित पात्र भी मिल जाएंगे और कुछ काल्पनिक पात्र भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने इतिहास और कल्पना दोनों का बहुत ही सुंदर समन्वय अपने रचनाओं में किया है। घटनाओं के वर्णन में कवि ने अपनी कल्पना शक्ति का अद्भुत परिचय दिया है। अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण की ऐतिहासिक घटना का सुंदर वर्णन किया गया है। आप जानते हैं जो एक मूवी बना है पद्मावत, वो भी इसी के आधार पर ही बना है। पद्मावत का सिंघल द्वीप वर्णन कवि की कल्पना शक्ति ही कहा जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक उदाहरण द्वारा, सब संसार परथ में आए सातों दीप, एक दीप नहीं उत्तिम, सिंघल द्वीप समीप। नहीं, इस तरह का वर्णन वो करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लोक संस्कृति में लोक जीवन का वर्णन, ये भी उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। जायसी का काव्य लोक संस्कृति और लोक जीवन का एक बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। उन्होंने अपने काव्य में हिंदू मुस्लिम एकता का तो समर्थन किया ही, साथ ही भारतीय लोक संस्कृति, तीज त्योहार, आदर्श, अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, तीर्थ व्रत आदि का भी वर्णन किया है। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों, विवाह संस्कार, रहन सहन का जीवंत वर्णन किया है। पद्मावत की कथा पूर्ण रूप से भारतीय पृष्ठभूमि पर ही आधारित है और इनके नारी पात्र भारतीय आदर्श नारी का ही प्रतीक है। अर्थात ये जो जायसी थे ये स्वयं तो मुस्लिम थे, लेकिन इनकी जो रचना है उसमें उन्होंने पूर्णतः भारतीय संस्कृति को ही आधार बनाया है और उस समय हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक थी, तो मुख्य रूप से उन्होंने हिंदुओं में ही प्रचलित जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, जो विवाह संस्कार है, इन सभी बातों का बहुत बारीकी से और अच्छे से वर्णन किया है। तो ये लोक जीवन का वर्णन करने के लिए काफी प्रसिद्ध हुए। अगला पॉइंट, लौकिक प्रेम के साथ अलौकिक प्रेम की व्यंजना। आप जानते हैं कि सूफी काव्य का जो सिद्धांत है वो लगभग इसी सिद्धांत पे चलता है। दो टर्म वो लोग यूज करते हैं, लौकिक प्रेम जिसके लिए इश्क मजाजी और अलौकिक प्रेम अर्थात इश्क हकीकी। लौकिक प्रेम अर्थात सांसारिक लोगों से प्रेम और इसके माध्यम से अलौकिक प्रेम अर्थात ईश्वर से प्रेम करना। ईश्वर से प्रेम करना जो कि सच्चा प्रेम है, जिसे सूफी संतों ने कहा है इश्क हकीकी। तो पद्मावत केवल जायसी का ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का सफल एवं लोकप्रिय महाकाव्य है। इसमें कवि ने लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। यह महाकाव्य सूफी मत के सिद्धांतों के अनुसार आध्यात्मिक प्रेम को अभिव्यक्त करता है। पद्मावत की नायिका अल्लाह का प्रतीक है और रतन सेन एक साधक है। तो यहाँ का जो सूफी संत है इन लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नॉर्मल जो मानते हैं उससे अलग है। ये लोग ईश्वर को ही प्रेमिका मानते हैं और इंसान को ही उसका प्रेमी मानते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक उसी काव्य का बहुत अच्छा सा वर्णन है जिसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती, जहाँ जहाँ बिहसी सुहावनी हसी, तह तह छिटकी
ज्योति परगसी, ऐसा वो वर्णन करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्रेम के पीर की कवि। तो जायसी प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। विरह जनित प्रेम में एक विलक्षण तीव्रता और निराली तड़प होती है और जायसी ने अपने प्रेम वर्णन में हृदय की कोमल वेदना, विरह की व्यापकता, तीव्रता, मार्मिकता और तन्मयता को अत्यंत प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी है। अर्थात ये जो पद्मावत ग्रंथ है इसमें आप देखेंगे तो इसमें विरह वर्णन बहुत ही व्यापक तरीके से किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। इसी का एक खंड है नागमती विरह खंड। तो इस खंड में विरह वर्णन बहुत ही अप्रतिम तरीके से किया गया है। इसी नागमती विरह खंड में ही 12 मासा बोल के एक विशेष वर्णन है, जिसमें प्रत्येक मास की प्राकृतिक दशा के साथ नागमती के हृदय के शोक और हर्ष की जो योजना की गई है वो अपने आप में अनुपम है। अर्थात 12 मास में किस तरह का दशा मन का होता है उसी का वर्णन इसमें बहुत अच्छे से किया है। नागमती के प्रेम की पीड़ा पाठक के मन को सहानुभूति और वेदना से भर देती है। एक उदाहरण देखिए, नागमती उपवनों में रोती फिरती है, उसके विलाप से घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों की नींद हराम हो गई है। कहते हैं फिरी फिरी रोब कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला, तो फिरी फिरी दाहे सब पाखी, के ही दुख रैनी ना लावसी आँखी। इस सहानुभूति की संभावना रानी के हृदय में होती कैसे है, ये समझकर होती है कि भौरा और कौवा दोनों उसी विरह अग्नि के धुएं से काले हो गए हैं जिससे मैं जल रही हूँ। सम दुख भोगियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है। तो इस तरह का वर्णन उन्होंने इस काव्य में किया है। वो कहती है, नागमती कहती है, पीऊ सो कहेऊ संदेशड़ा हे भौरा, हे काग सो धनी बिरहे जरी मुई ते ही धुआं मम लाग। अब देखते हैं अगला पॉइंट, श्रृंगार वर्णन। किस तरह से उन्होंने अपने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का वर्णन इस काव्य में किया है। जायसी के काव्य की प्रधानता श्रृंगार की ही है। पद्मावत में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्ष का अद्भुत वर्णन किया गया है। संयोग रस का वर्णन जहां रतन सेन, नागमती तथा पद्मावती के आश्रय से किया गया है। जब पद्मावती को पाने के लिए रतन सेन ने घर छोड़ने का निर्णय किया, तब नागमती ने उससे कहा, तू जोगी होएगा बैरागी, हो जरी छार भयहूं तो ही लागी। राजा रतन सिंह नागमती को मनाते हुए कहते हैं, कंठ लाई के नारी मनाई, जरी जो बेली सिंची पछुताई। इसी प्रकार पद्मावती और रतन सेन के विवाह के बाद भी संयोग पक्ष के कुछ सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं और वियोग श्रृंगार की दृष्टि से जायसी को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। पद्मावती में जो नागमती का विरह वर्णन वो हिंदी साहित्य की एकदम विशेष उपलब्धि कह सकते हैं। अर्थात इन्होंने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का ही बहुत ही अच्छे से अपनी इस रचना में वर्णन किया है। अब हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं, उदात्त चरित्र चित्रण। जायसी का काव्य उदार चरित्र चित्रण का उदाहरण है। कवि ने भारतीय पात्रों का चरित्र चित्रण भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार ही किया है। नागमती और पद्मावती दोनों भारतीय आदर्श पतिव्रता नारी का ही उदाहरण प्रस्तुत करती है। वैसे ही हीरामन, तोता, हंस, देवी देवता, अप्सराएं आदि सभी पात्रों का भी अद्भुत चित्रण किया गया है। यह पात्र स्थिति के अनुसार कथा को आगे बढ़ाते हैं। रतन सेन स्वयं एक आदर्श राजा के साथ साथ एक आदर्श प्रेमी है।
गोरा और बादल आदर्श वीर है। अलाउद्दीन एक तामसी पात्र है जो कामी और लोभी है तथा राघव चेतन दुष्ट वृत्ति का पात्र है। तो आप कह सकते हैं कि पद्मावत नामक जो ग्रंथ है उसमें यही सब पात्र सर्व प्रमुख है। जो नायक है वो हो गया रतन सेन और ये दोनों रानियां नागमती और पद्मावती। साथ ही ये भी काफी प्रमुख पात्र रहे, हीरामन तोता, हंस, देवी देवता, अप्सराएं। और जो खलनायक आप कह सकते हैं, विलेन जो कह सकते हैं, तो वो रोल इसमें आप अलाउद्दीन का कह सकते हैं। और राघव चेतन एक दुष्ट वृत्ति का पात्र है। इस प्रकार जायसी ने सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के पात्रों का कथा अनुसार प्रभावशाली चित्रण किया है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है वो है रहस्यानुभूति। तो जायसी को सफल रहस्यवादी कवि कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भावात्मक रहस्यवाद केवल जायसी में ही है। वे प्रेमिका को परमात्मा और प्रेमी को आत्मा का प्रतीक मानते हैं, जैसा कि सूफी संतों का विचार है। तो पद्मावत की नायिका पद्मावती ये अल्लाह का प्रतीक कही जा सकती है और रतन सेन साधक हैं अर्थात प्रेमी हैं। सिंघल द्वीप में कवि ने हठ योग की प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने दाम्पत्य भाव के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंधों को प्रकट किया है। पद्मावती के रूप सौंदर्य में तभी तो सर्वत्र ईश्वर की झलक दिखाई पड़ती है। उन्होंने संपूर्ण पात्रों का प्रतीक योजना के माध्यम से जो वर्णन किया है वो रहस्यवाद का अनुपम उदाहरण है। यहाँ देखिए पंक्तियां। तन चित्तौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सोआ जड़ पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एहि चित बंधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउदी सुल्तानु। प्रेम कथा यही भांति विचारहूं, बूझी लेहू जो बूझे पारहूं। इस तरह से उन्होंने रहस्यवाद का अनुपम वर्णन किया है। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन में जायसी ने अत्यधिक रुचि ली है। उन्होंने मानव प्रकृति के साथ साथ बाह्य प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है। कुछ स्थानों पर तो ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति मानव के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर रही है। सिंघल द्वीप वर्णन में कवि ने प्रकृति के छोटे से छोटे कण से लेकर विशाल स्वरूप का चित्रण किया है। जहां एक और वे नदी, पर्वत, सूरज, चांद, आकाश आदि का वर्णन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर, गांव, रण सज्जा, सेना का प्रयाण, जल आदि का भी वर्णन करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है भाषा और शैली। तो जायसी की जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जायसी किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे, तो अवधी भाषा में लिखते थे। ठेठ अवधी अर्थात जो बोलचाल में बोली जाने वाली अवधी है उस भाषा में वो लिखते थे। इसमें देशज व अन्य क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का भी सहज समावेश हुआ है, अर्थात जो लोकल लैंग्वेज के जो शब्द है ये भी इसमें जरूर आ गए हैं। जायसी के काव्य की भाषा सरलता व स्पष्टता, स्वाभाविकता तथा प्रसाद गुण आदि विशेषताएं लिए हुए हैं। दोहा चौपाई इनका प्रिय छंद है। मसनवी तथा प्राकृत प्रेमाख्यानों की शैलियों का इन्होंने सुंदर समन्वय किया है। इसलिए तो कहा जाता है कि इनका जो रचना है ये मसनवी शैली में लिखा हो गया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, समासोक्ति कवि के प्रिय अलंकार रहे हैं। इस तरह से अगर सभी विशेषताओं को देखा जाए तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जायसी एक सफल एवं श्रेष्ठ कवि हैं। उनका साहित्य सर्वकालिक साहित्य बन गया है। तो ये था मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय और उनके काव्य की विशेषताएं। अगर आप पद्मावत इसका सारांश देखना चाहते हैं
तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हिंदी भाषा और साहित्य के स्टूडेंट हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।